मेरे मित्र, एक खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे हमारे जैसे मित्र आप सबों को ये भी भ्रमित कर रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है और वाहियात बात है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीटी 2 में पूछे गए साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 9 मई को हुआ है, उसके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका कोई खास लेवल नहीं है। अगर आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मैंने पहले भी अपने सेशन में कई बार आप सबों को बताया है कि एनटीपीसी एग्जाम में साइंस का कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है और साइंस के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के होते हैं। और अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होते हैं पहले से, तो साइंस क्वेश्चन को टैकल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 9 मई के फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि आवेश का एसआई मात्रक है। बताइए नहीं बनेगा आप सबों से। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने कई बार पढ़ा है कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहते हैं सर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे मित्र, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है या आवेश का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आवेश का सूत्र Q = IT होता है। ध्यान में रखिएगा कि आवेश को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं विद्युत धारा और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं छोड़े होंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस जीव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मेरे मित्र, अगर आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप सबों को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि जब हम लोग हृदय के कोष्ठ की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हृदय कोष्ठ को हम लोग हार्ट चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट चैम्बर कहते हैं। और मैंने आप सबों को कई बार बताया है कि जो कशेरुकी जंतु होते हैं, जो कशेरुकी जंतु होते हैं यानी कि जो वर्टिब्रे होते हैं, इनके हृदय में क्या होता है? तो कक्ष पाया जाता है, जिसको हम लोग वेस्म बोलते हैं या फिर चैम्बर बोलते हैं या फिर कोष्ठ बोलते हैं। और नो डाउट आप सबों को मैंने कई बार ये भी बताया है कि जो कशेरुकी जंतु होते हैं इसको हम लोग 5 वर्ग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो पहला वर्ग होता है मत्स्य। पहला वर्ग कौन सा होता है? मत्स्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिशेस कहते हैं। दूसरा आपका कौन सा होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी दूसरा होता है उभयचर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं। तीसरा आपका क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी तीसरा होता है सरीसृप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं। चौथा आपका क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी चौथा होता है एबीज वर्ग। चौथा क्या होता है? एबीज वर्ग, जिसमें पक्षी वगैरह आते हैं। और पांचवा आपका क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पांचवा होता है स्तनधारी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेमेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमेलिया कहते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि जो कशेरुकी जंतु होते हैं उसके हार्ट में क्या होता है? कक्ष या फिर चैम्बर या फिर कोष्ठक पाए जाते हैं। और जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं वे कितने वर्ग में बटे हुए हैं? तो 5 वर्ग में बटे हुए हैं। पहला आपका मत्स्य, दूसरा आपका उभयचर, तीसरा आपका सरीसृप, चौथा आपका एबीज और पांचवा आपका स्तनधारी। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं इसके हार्ट में 2 चैम्बर पाया जाता है। मत्स्य वर्ग के जंतु में हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। जबकि जो आपका एम्फीबियन होता है इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी 3 चैम्बर होते हैं। और जो आपका सरीसृप रेप्टाइल्स होता है इसके हार्ट में भी कितना चैम्बर होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी 3 चैम्बर होता है। ध्यान में रखिएगा कि रेप्टाइल्स में आपको एक एक्सेप्शन भी याद रखना होता है, जैसे कि आपका मगरमच्छ या घड़ियाल होता है, ये भी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और ये चीज़ भी मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है। ऐसे आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि सरीसृप वर्ग के जितने भी जंतु होंगे उन सभी के हार्ट में 3 चैम्बर पाया जाएगा, एक्सेप्शन में मगरमच्छ और घड़ियाल। नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे कि एबीज वर्ग में कौन से जंतु आते हैं? तो गुरुजी जितने भी पक्षी हैं वे सब के सब एबीज वर्ग में आते हैं। और एबीज वर्ग के जो जंतु होते हैं इसके हार्ट में 4 चैम्बर होता है।
एबीज वर्ग के जंतु में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है। और जो स्तनधारी होते हैं यानी कि जो मेमल्स होते हैं, इसके हार्ट में भी कितना चैम्बर होता है? तो 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो मत्स्य वर्ग के जंतु होंगे उसमें 2 चैम्बर, उभयचर वर्ग के जो जंतु होंगे उसके हार्ट में 3 चैम्बर होगा, सरीसृप वर्ग के जो जंतु होंगे उसके भी हार्ट में 3 चैम्बर होगा। एक्सेप्शन में आपका घड़ियाल और मगरमच्छ जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। और एबीज और स्तनधारी वर्ग के जो भी जंतु होंगे इसके हार्ट में कितना चैम्बर होगा? आप कहेंगे 4 चैम्बर होगा। ध्यान दीजिएगा, बच्चों ने क्वेश्चन का ऑप्शन तो एग्जैक्टली नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन था गुरुजी कि किस जीव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 4 कोष्ठ की चर्चा की जा रही है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो या तो एबीज से रिलेटेड होगा या फिर क्या होगा आपका? तो सर स्तनधारी से रिलेटेड होगा। तो जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा मेरे ख्याल से आप टिक कर लिए होंगे। ऐसे आप सभी अपने नॉलेज के लिए क्या ध्यान में रखेंगे? आप सभी नॉलेज के लिए ध्यान में रखेंगे कि एबीज और जो आपका स्तनधारी वर्ग के जंतु होंगे, एबीज और स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होंगे उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। एबीज को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी पक्षी होंगे वे सब के सब एबीज वर्ग में आ जाएंगे। और स्तनधारी की बात करेंगे तो वैसे जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो भी रहा होगा वो सर या तो एबीज वर्ग का जंतु होगा या फिर स्तनधारी वर्ग का जंतु होगा। इसको आप देख लेंगे। ऐसे नॉलेज के लिए आप ये दोनों चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चैम्बर को सटा दिया था तो आप सभी परेशान नहीं होंगे, मैं यहाँ पे चैम्बर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार अपने सेशन में बताया है कि आप सबों को 1 से लेकर के 30 तक के जो भी तत्व हैं उन सभी का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद रखना है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को याद है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, 30 है, तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो जिंक होते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। जिंक का सिंबल क्या होता है? तो गुरुजी Zn होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि जिंक का मास नंबर कितना होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो आप सभी क्या कहते हैं? 65। आप क्या कहते हैं? 65। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि जिंक जो है वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा, तो आप कहते हैं वर्ग 12 में पाया जाएगा। किस वर्ग में पाया जाएगा? वर्ग 12 में पाया जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि जिंक जो है वो आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाया जाएगा, तो आप कहेंगे चौथे आवर्त में पाया जाएगा। किस आवर्त में पाया जाएगा? चौथे आवर्त में पाया जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीसीसी का पूरा नाम है। मेरे मित्र, ये चीज आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिल गया होगा, या फिर अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे कि आईपीसीसी का पूरा नाम होता है इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान में रखिएगा कि ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, या आप कह सकते हैं कि ये एक पैनल है। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आईपीसीसी है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। एक और क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड आपके इस शिफ्ट में पूछा गया था, तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया था कि चावल की भूसी का तेल निकालने में किस एंजाइम का उपयोग होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये कहाँ से तेल निकाला जाता है? तो मेरे मित्र यहाँ पे लिख दिया गया है कि चावल के भूसी का तेल। जब आप धान कुटाते हैं तो चावल अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है, तो उसी भूसे से जो तेल निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? चावल की भूसी का तेल बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि 9 मई के फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक क्वेश्चन ऐसा था जो आप सबों के लिए नया होगा, क्योंकि मैंने भी आपको कभी पहले नहीं बताया है, आज ही इसी सेशन में बताऊंगा। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे मित्र भी इस क्वेश्चन से परिचित पहले से नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आप सबों के लिए नया है, तो आप सभी इसको कंठाग्र कर लेंगे और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि चावल की भूसी का तेल निकालने में जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है वो आपका कौन सा एंजाइम है? वो है आपका एल्केलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? एल्केलेज एंजाइम है। हिंदी में कुछ इस तरह से लिखते हैं और इंग्लिश में हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं।
तो आप सभी इसको हमेशा हमेशा के लिए कंठाग्र कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे आने की संभावना हो सकती है, चाहे आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का बचा हुआ एग्जाम है या फिर जो ग्रुप डी का एग्जाम है। तो क्या ध्यान में रखना है कि चावल की भूसी का तेल निकालने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है वो एंजाइम आपका कौन सा है, एल्केलेज एंजाइम है। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 9 मई के शिफ्ट 2 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 9 मई के शिफ्ट 2 में पूछे गए साइंस क्वेश्चन की। मेरे मित्र, एक खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे हमारे जैसे मित्र आप सबों को ये भी भ्रमित कर रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है और वाहियात बात है। आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 3 से 4 के एवरेज में, यानी कि साइंस के क्वेश्चन आपको या तो 3 या फिर 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि सीबीटी 2 में जो आपका जीए वाला पोर्शन है उसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, और जनरल अवेयरनेस में आपका सारी चीज़ आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारा आ जाता है। और जहाँ तक बात रही साइंस की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनटीपीसी में साइंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, और साइंस के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। इसीलिए आप सबों को परेशान नहीं होना है, ज़्यादा आप लोगों को फोकस मैथ और रीजनिंग पे करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। साइंस के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। करंट अफेयर और बाकी के जो और पोर्शन है आप उस पर ध्यान देंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ऐसा नहीं कि साइंस पढ़ने के चक्कर में आप अपना पूरा रिजल्ट ही खराब कर लो। ध्यान दीजिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हेपेटाइटिस ए शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। भाई रे बताओ, कौन नहीं इस क्वेश्चन को कर लेगा। आप सभी इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और कई बार अपने सेट में लगाए होंगे, हमसे डिस्कशन किए होंगे। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हेपेटाइटिस है ये एक प्रकार का वायरल डिजीज माना जाता है। क्या माना जाता है? वायरल डिजीज माना जाता है। अच्छा, वायरल डिजीज किसको बोलते हैं? तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी वैसा डिजीज जो वायरस से होता है उसको हम लोग वायरल डिजीज बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन भी है। और हेपेटाइटिस जो है वो किसको प्रभावित करता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी यकृत को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हेपेटाइटिस ए शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये यकृत को प्रभावित करता है, और ये किस प्रकार का रोग है? आप कहेंगे वायरल डिजीज है, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का वायरल संक्रमण है। जो किससे होता है? तो आप कहेंगे वायरस से होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, जब आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, आप कहेंगे 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस ए किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। किस प्रकार का डिजीज है? वायरल डिजीज है। किससे होगा? वायरस से होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का स्रोत है। बताइए, नहीं बनेगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जितने भी खट्टे फल हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं? विटामिन सी का रिच सोर्स माना जाता है। हम सभी कह सकते हैं कि विटामिन सी का जो स्रोत होगा वो क्या होगा? खट्टे फल होंगे। क्या होंगे? खट्टे फल, यानी कि जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं या फिर जो आपका स्ट्रॉबेरी होता है, कीवी होता है, ये सब के सब क्या होते हैं? तो विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और मेरे मित्र, नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो आप ये तीनों ही पॉइंट ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी का स्रोत खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, कीवी या जितने भी साइट्रस फ्रूट है वे सब के सब विटामिन सी के क्या होंगे? अच्छे स्रोत माने जाएंगे। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? आप कहेंगे स्कर्वी होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राइजोबियम किस पौधे के जड़ों में पाया जाता है। कई बार मैंने अपने सेशन में आपको बताया है कि राइजोबियम जो है ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, यानी कि एक जीवाणु है। इसका काम क्या होता है? तो गुरुजी ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किसका होता है? तो आप कहेंगे राइजोबियम का होता है।
और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये आपको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो दलहन और तेलहन पौधे के जड़ों में देखने को मिलते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जिसका मुख्य काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है, जो प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये मुख्य रूप से या आप कह सकते हो कि साधारण रूप से दलहन और तेलहन पौधे के जड़ों में पाया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लिजोमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है, यानी कि जड़ में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में मौजूद है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके ऑप्शन में जो सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस और कैल्शियम दिया गया था, इसमें से कौन सा तत्व जो है वो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में पाया जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कई बार आपने बताया है कि ये जो हमारा सोडियम है ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है, जबकि जो हमारा मैग्नीशियम है ये आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाया जाता है, और जो फेरस है वो आवर्त सारणी के वर्ग 8 में पाया जाता है, और कैल्शियम जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाया जाता है। आप कहेंगे कि सर इससे कैसे पता चलेगा ये किस ब्लॉक में पाया जाएगा? मेरे मित्र आसानी से पता चल जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपके आवर्त सारणी के वर्ग 1 और 2 के जो एलिमेंट हैं वो आपका किस ब्लॉक में होता है, तो सर एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और साथ ही आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होते हैं उसको क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के जो तत्व होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी, आवर्त सारणी में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वे सब के सब क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि सर अगर हमको ये दोनों कंसेप्ट मालूम रहेगा तो हम तो आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक में पाया जाता है। बिल्कुल सर, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम और मैग्नीशियम वर्ग 1 और 2 में पाए जाते हैं, तो वर्ग 1 और 2 के तत्व तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डी ब्लॉक में कौन पाया जाएगा, तो आपका सोडियम और मैग्नीशियम तो हट गया। नेक्स्ट है आपका फेरस, ये किस में पाया जाता है, तो सर वर्ग 8 में पाया जाता है। और मैंने आपको क्या बताया कि वर्ग 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो आप ये बताओ कि वर्ग 8 किसके बीच आएगा, तो आप कहेंगे यह 3 से 12 के बीच आएगा। मतलब साफ है कि जो आपका फेरस है वो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वो आपके इस क्वेश्चन का क्या है सर? सही आंसर है। क्यों? क्योंकि फेरस जो है वो वर्ग 8 में पाया जाता है, और वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जबकि आपका जो कैल्शियम है ये आपके वर्ग 2 में पाया जाता है, और इसीलिए ये क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपके ऑप्शन में जो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में जो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया हुआ है ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 1 और 2 में पाए जाते हैं, जबकि जो एफ ही है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी डी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया होता, तो सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एफ ई हो गया होता। क्या हो गया होता, तो सर एफ ई हो गया होता। मेरे मित्र आपके 9 मई के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल इतना ही था, और मेरे ख्याल से आपने इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा। और अब अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे।